हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज का जो डेली न्यूज़ एनालिसिस है वो आपका अरुणाचल टाइम्स का 19 नवंबर 2025 का हम लोग स्टार्ट करेंगे। 19 नवंबर का जो फर्स्ट न्यूज़ है, इट स्पीक्स अबाउट द रीसेंट जो इंसिडेंट हुआ था, रैगिंग का इंसिडेंट, उसके बारे में है। ऑर्गेनाइजेशन डिमांड स्विफ्ट जस्टिस फॉर तादू हारो। रिसेंटली एक रैगिंग केसेस में आपका जो सैनिक स्कूल है पासीघाट में, वहाँ में रैगिंग केसेस में एक अनफॉर्चुनेट डेथ हुआ है एक कैडेट का, जिसके चलते ये वर्ल्ड वाइड मतलब जितना अरुणाचल का एवरी डिस्ट्रिक्ट में मतलब ऑर्गेनाइजेशन लोग फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है, कैंडल लाइट मार्च कर रहा है। ठीक है, ये उसके बारे में आपका जो चंगलांग मियाओ एडमिनिस्ट्रेशन सब डिवीजन ऑफ चंगलांग के अंदर में भी ये तदु हीरो का हारो के लिए जस्टिस डिमांड में कैंडल मार्च रखा गया था। ठीक है, तो ये एक पब्लिक आउटरीच एंड सिविल सोसाइटी मोबिलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा जो एवरी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश में अभी फिलहाल चल रहा है। ठीक है, ये जो बेसिकली गवर्नेंस और इंस्टीट्यूशनल जो फेलियर है उसको हाईलाइट करता है। किस तरह से एक इंस्टीट्यूट जिसको हम सेकेंड होम ऑफ द चिल्ड्रन बोलता है वो फेल हो गया है सच टाइप ऑफ रेगिंग इंसिडेंट को मतलब चेक क्रॉस एंड बैलेंस चेक करने में। दूसरा, such candlelight march demands for the accountability and student safety reforms। ठीक है, याद रखो। उसके बाद एंटी रैगिंग रेगुलेशंस क्या है इंडिया में। इंडिया में एंटी रैगिंग रेगुलेशंस का जो लीगल फ्रेमवर्क है आपका यूजीसी के अंदर में, वो आपका 2009 में सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव का बेस में इसका फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, और यहाँ में एनी कोई भी कंडक्ट जो आपको हरासमेंट, इंटिमेशन, ह्यूमिलेशन या एब्यूज, फिजिकल, वर्बली, सेक्सुअली या तो साइकोलॉजिकली स्टूडेंट को किया जाएगा, उसी को हम रैगिंग बोलता है। वो उसका सुप्रीम कोर्ट का डेफिनेशन दिया गया है। ठीक है, और ये सुप्रीम कोर्ट जो एक मैंडेटरी मैकेनिज्म एवरी इंस्टीट्यूट में रखने के लिए मतलब डायरेक्ट किया गया था, जैसे एंटी रैगिंग कमेटी बनाना, एंटी रैगिंग स्क्वाड, मॉनिटरिंग सेल्स, है ना। उसके बाद मॉनिटरिंग सेल्स ऑन रैगिंग एट स्टेट एंड यूनिवर्सिटी लेवल। इसका बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट बहुत सा इंस्टीट्यूट में देखने को मिला है, हायर एजुकेशन वाला। लेकिन इस तरह सा सेकेंडरी और प्राइमरी लेवल का स्कूल में ऐसा होगा बोल के उसका अवेयरनेस का इम्पैक्ट अभी देखने को मिला है। इसलिए प्रॉपर गाइडलाइंस और उसका कम्युनिटी हेल्थ सेंटर इस्टेब्लिश होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ में एक मैंडेटरी ओरिएंटेशन प्रोग्राम ऑन रैगिंग अवेयरनेस रखना चाहिए एवरी स्कूल में, ताकि स्टूडेंट का सेफ्टी हो सके। और एक 24 आवर्स हेल्पलाइन रैगिंग का इन्वॉल्व मतलब डाला गया है, 1800 180 5522। साथ ही साथ एक्सक्यूज मी, रैगिंग से रिलेटेड स्ट्रिक्ट पेनल्टीज लाइक सस्पेंशन, रेस्टिगेशन एंड कंपल्सन, ये सब डालना चाहिए। दूसरा, फाइलिंग ऑफ एफआईआर फॉर द क्रिमिनल चार्जेस, है ना, ये सब आपको डालना चाहिए होगा। और साथ ही साथ यूजीसी का गाइडलाइंस के हिसाब से अगर कोई इंस्टीट्यूट ये सब कमिटी नहीं सेटअप कर सकता है तो उसका जो इंस्टीट्यूशनल जो वैलिडेशन होता है उसको रिमूव करना है। ठीक है, रोल ऑफ द सिविल सोसाइटी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो हम एज ए सिविल सोसाइटी हम लोग का क्या रोल है एज वेल एज क्या अकाउंटेबिलिटी हम रख सकते हैं। सिविल सोसाइटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेशर ग्रुप बन सकता है। आपका जो सपोर्ट सिस्टम थ्रू द रैलीज, मार्चेस, पेटिशन, कैंडल मार्च, ये सब करने से वो प्रेशर पड़ेगा आपका गवर्नमेंट पे, और ही हैज़ टू और गवर्नमेंट हैज़ टू फॉर्म ए स्ट्रॉन्ग एंड इफेक्टफुल इम्प्लीमेंटेशन, लॉ इम्प्लीमेंटेशन करना है। साथ ही साथ सिविल सोसाइटी एक ब्रिज बनता है सिटीजन और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में। वो एक प्रमोशन ऑफ ट्रांसपेरेंट एंड रेस्पॉन्सिव सिस्टम वो बना सकता है ना, कि जस्टिस पे मतलब लॉ पे भरोसा रखने का एक सिस्टम बना सकता है। साथ ही साथ एक कम्युनिटी विजिलेंस प्रोग्राम भी रख सकता है, ताकि वो पेरेंट्स को, स्टूडेंट को, है ना, जितना भी आपका एजुकेशन सेक्टर और होम सेक्टर है उसको ये रैगिंग के बारे में, उसका इफेक्ट के बारे में बच्चे को सही मतलब गाइडेंस दे सके। साथ ही साथ एक जस्टिस एंश्योर ए जस्टिस डिलीवरी सिस्टम, जैसे कि एक वॉच टॉक बन सके। अभी फिलहाल जैसे एज जो किड्स है, जुबिलियन किड्स, जिसको बेल ग्रांट हुआ था, है ना, तो उसमें जो विक्टिम का साइड का जो ग्रीवेंसेस है उसको एक प्रॉपर चैनल से सही मात्रा में, ताकि वो लॉ पे भरोसा कर सके, वो हम कर सकते हैं। ठीक है, सिविल सोसाइटीज। उसके बाद एग्जाम में इसका रिलेवेंस, ये जीएस पेपर 4 का कंसेप्ट होता है, रिमेंबर।
ये जीएस पेपर हो, क्योंकि ये सिविल सोसाइटी से आता है ना। स्टूडेंट सेफ्टी एनफोर्समेंट जो जरूरी होता है सिविल सोसाइटी का, उसका रोल, ये सब के बारे में जीएस पेपर 4 में हाईलाइट किया जाता है। ठीक है। सो पॉलिसी एंड एजुकेशन गवर्नमेंट किस तरह से जो मतलब यंग पॉपुलेशन है उसको कैसे गाइड कर सके, ये सब आपका क्वेश्चन आता है स्पेशली फ्रॉम जीएस पेपर 4 एथिक्स जिसको हम बोलता है उसका पर्सपेक्टिव से। ओके। फॉर्मर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी लियू पुंजीमारा पासेस अवे। सो ये बहुत दुख न्यूज़ है। और अरुणाचल का जो फॉर्मर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी है एंड 5 times एमएलए लियू पुंजीमारा एट द एज ऑफ 81 है पास अवे इन दापोरिजो। वो अरुणाचल का वन ऑफ द मोस्ट सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन था। एंड 2019 में उसको जो ब्रेन स्ट्रोक हुआ है उसके चलते वो बेड रिडन हो गया था। सो उसका पॉलिटिकल जर्नी 1968 में ग्राम पंचायत में वो स्टार्ट होता है। उसके बाद उसको पहली बार 1980 में फर्स्ट एमएलए इलेक्ट करता है। उसके बाद वो तालिया कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत समय तक वो रिप्रेजेंट किया है फ्रॉम 1980 से लेके 2019 तक। ठीक है। सो आवर सिविल सोसाइटी और जितना भी मार्केट एसोसिएशन है दापोरिजो का उसको एक ट्रिब्यूट पे किया है, कॉलिंग हिम एज ए फिलेंथ्रोपिस्ट, प्रो डेवलपमेंट लीडर एंड रेस्पेक्टेड पब्लिक सर्वेंट। ठीक है। सो उसका ऑब्जर्व में होल ऑफ द दापोरिजो मौन करके इवन मार्केट भी शट डाउन किया गया है। ठीक है। इंडियन आर्मी कंडक्ट सिविल मिलिट्री प्रिपेयरनेस ड्रिल इन अरुणाचल प्रदेश। सो रिसेंटली बहुत सा इम्पोर्टेंट कंडक्ट यानी कि एक्सरसाइज अरुणाचल में रखा गया था। सो एग्जाम में प्रीलिम्स का फॉर्म में आपको ये याद करना है। ठीक है। जैसे एक हो गया एक्सरसाइज सामंजस्य, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइज किया है जहाँ में सिविल मिलिट्री प्रिपेयरनेस ड्रिल रखा गया था। ठीक है। और ये आपका सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लोहितपुर नामसाई एंड एज वेल एज रोइंग लोअर दिव्यांग डिस्ट्रिक्ट का ओलू का बीच में रखा गया था। सो ये एक मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन फॉर द सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट रखा है। यहाँ में आर्मीज का स्पेयर क्रॉप्स, पुलिस, पारामिलिट्री फोर्स, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंपॉर्टेंट एजेंसीज टुगेदर मिलके एक जॉइंट ऑपरेशनल रेडीनेस मतलब रखा गया था। ठीक है। सो इसके बारे में अगर आप और डिटेल में देखेगा, रिमेंबर यह सिविल मिलिट्री प्रिपेयरनेस ड्रिल था। और यहाँ में आपका इन्वॉल्वमेंट कौन कौन था, इंडियन आर्मी, स्पेयर्स क्रॉफ्ट, पुलिस, पैरामिलिट्रिकल फोर्स, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड एसेंशियल सर्विस एंड एजेंसीज, वो सब इन्वॉल्व था। ठीक है। सो यहाँ पे आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्सफुल ऑप्टिमिज्म रखा गया था। ठीक है। साथ ही साथ ये प्रिपेयरनेस ड्रिल में एक रेस्पॉन्स मैकेनिज्म और साथ ही साथ एक क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन का बारे में रखा गया था। ओके। और यहाँ में फ्यूचर कंटेंजेंसी और जो बॉर्डर सिक्योरिटी रोड है, डिसास्टर है, वो सब को बारे में सिक्योरिटी एक आर्किटेक्ट बना के इसको ये एक्सरसाइज को किया गया है। ठीक है। सो एग्जाम में प्रीलिम्स का फॉर्म में आपको ये जो एक्सरसाइज है सामंजस्य कहाँ हुआ ये पूछा जा सकता है प्रीलिम्स का फॉर्म में। दूसरा सेंटर और स्टेट कोऑर्डिनेशन का फॉर्म में ये क्वेश्चन पूछता है। बॉर्डर प्रिपेयर मैनेजमेंट एंड प्रिपेयरनेस उसमें पूछ सकता है। और सिक्योरिटी इन अरुणाचल बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, सिविल मिलिट्री फ्यूजन, ये सब क्वेश्चन आपका आ सकता है। ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम जीएस पेपर 2 एंड पेपर 3 एस्पेक्ट्स। NSS volunteers occupy vital place in nation building. So our governor has called upon KT Parnaik, he has emphasized that ये जो NSS volunteers है वो बहुत important role play करता है in nation building. ठीक है। उन्होंने he has called upon for the youth preparedness and constructive engagement. ठीक है। कंस्ट्रक्टिव एक ऐसा एंगेजमेंट जो हमेशा पॉजिटिव साइड के साथ ग्रो करेगा। और ये आपका जो एनएसएस का जो फेस्टिवल हुआ है वहाँ में इसको फोरकास्ट किया गया था, नॉर्थ ईस्ट का यूनिटी और कल्चरल स्ट्रेंथ के बारे में बताया है, जिसको नॉर्थ ईस्ट टुगेदर आस्था लक्ष्मी हम बोलता है। ठीक है। सो 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को टुगेदर। सो यहाँ में एग्जाम में रोल ऑफ द एनएसएस एज ए नेशन बिल्डर ये पूछ सकता है, किस तरह से वो यूथ सेंट्रिक प्रोग्राम को इन्वॉल्व करता है ना। साथ ही साथ उसका अदर कम्युनिटी सर्विस के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है। उसके बाद यूथ एम्पावरमेंट एंड लीडरशिप डेवलपमेंट, किस तरह से एनएसएस हेल्प करता है, ये क्वेश्चन हो सकता है। और साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट का जो एनएसएस का फेस्टिवल है जिसको आस्था लक्ष्मी हम बोलता है, स्पिरिट ऑफ आस्था लक्ष्मी यानी कि 8 यूनिट का। सो उसका बारे में आपको थोड़ा पढ़ना है, स्पेशली फ्रॉम एग्जाम प्रीलिम्स एंड मेंस के बारे में। ठीक है। उसके बाद प्रीलिम्स में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एनएसएस नेशनल सर्विस स्कीम के बारे में।
और रोल ऑफ द यूथ इन नेशन बिल्डिंग पूछ सकता है, कल्चरल यूनिटी पूछा जा सकता है ऐसे फॉर्म में भी, पब्लिक सर्विस में उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी, मोटिवेशन, लीडरशिप पूछ सकता है, और साथ ही साथ गवर्नमेंट स्कीम फॉर द यूथ डेवलपमेंट, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ऑफ 2005 एंड एज वेल एज सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, ठीक है, जिसको हम पोस्ट एक्ट बोलते हैं 2019, उसका अवेयरनेस प्रोग्राम रखा गया था। सी रिसेंटली बहुत सा सेक्सुअल हैरेसमेंट एज वेल एज बहुत सा डोमेस्टिक वायलेंस का केसेस चलता है। सो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट का सच अवेयरनेस प्रोग्राम पीपल को ये दिलाता है कि वो लोग का पास लॉ है, वो लोग को लॉ प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। सो ये अवेयरनेस प्रोग्राम आपका ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में रखा गया था, जहाँ में वुमेन का जो वेलफेयर प्रोटेक्शन एक्ट एज वेल एज आपका जो सेक्सुअल हैरेसमेंट पोस्ट एक्ट का बारे में वो लोग को अवेयरनेस प्रोग्राम दिया है। उसके अंदर में क्लॉजेस जो जो मतलब प्रोन्स है उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। सो ये आपका डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट टुगेदर मिलके ये प्रोग्राम को रखा गया है, ठीक है। और यहाँ में नक्शा मुक्त भारत प्लेज यानी कि ड्रग फ्री नेशन उसका प्लेज रखा गया था। सो ये जो है नेशनल जो वुमेन प्रोटेक्ट डोमेस्टिक वायलेंस प्रोटेक्शन एक्ट, ये आपका 2005 में लागू किया था। और ये और दूसरा पोस्को एक्ट 2013, ये तो आपका विसाखा लीगल गाइडलाइंस के बेस पे बनता है ना। सो उसके बाद यहाँ में वुमेन प्रोटेक्शन लॉ कितना इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, ये आपको पूछा जा सकता है जीएस पेपर 2 में, है ना। साथ ही साथ ग्रीवेंसेस रिड्रेसल बोर्ड के बारे में, डिस्ट्रिक्ट लॉ जो यूनिट है उसके बारे में पूछा जा सकता है जीएस पेपर में। जेंडर बेस्ड वायलेंस एंड वर्क प्लेस सेफ्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जेंडर बेस्ड और ये वर्क प्लेस, ठीक है। तो ये आपका जीएस पेपर 4 में इंडियन सोसाइटी में आ सकता है, ओके। और करेंट अफेयर्स का जो प्रीलिम्स का फॉर्म में डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रोग्राम जो होता है वुमेन के एम्पावरमेंट, वो सब पूछा जा सकता है, इनिशिएटिव्स पूछा जा सकता है। Prime Minister to inaugurate natural farming summit to release aid under PM Kisan in Coimbatore on November 19. So, our Prime Minister वो इनाग्रेट कर रहा है साउथ इंडिया में नेचुरल फार्मिंग समिट, वो भी 19 नवंबर को। सो ये जो जितना भी आपका जो कोइम्बटूर है वहाँ पे ये इसका समिट को स्टार्ट कर रहा है, और यहाँ में सस्टेनेबल, इको फ्रेंडली एंड केमिकल फ्री एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कराने का इनिशिएट कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ में अराउंड 18,000 करोड़ का जो फंड रिलीज किया जाएगा अंदर 21st पीएम किसान इंस्टॉलमेंट के, जहाँ में विच विल बेनिफिट अराउंड 9 करोड़ फार्मर्स, ठीक है। और ईच फार्मर्स विल रिसीव अराउंड 6,000 एनुअली, और भी थ्री इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। और यहाँ में आपका सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर को बेसिकली स्कीम रखेगा, और जितना हो सकेगा एक केमिकल फ्री एग्रीकल्चर प्रैक्टिस सिखाने का कोशिश करेगा। सो साउथ इंडिया नेचुरल फार्मिंग, ये जो नेचुरल सस्टेनेबल केमिकल फ्री एग्रीकल्चर में डिवॉल्व होता है, ये उसी का बारे में दोबारा पीपीटी है, सेम चीज़। जितना हो सकेगा इसका नेशनल ग्रोथ है क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर बनाना, साथ ही साथ फार्मर का इनकम इंक्रीज करना, ठीक है। सो एग्जाम पॉइंट में आपका गवर्नमेंट स्कीम्स ये पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में। उसके बाद आपका जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इनिशिएटिव्स क्या है ना, फार्मर सब्सिडीज के बारे में, डायरेक्ट बेनिफिट्स के बारे में, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर क्या है, दिस वन, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर क्या है, ये पूछा जा सकता है। एनवायरनमेंट फ्रेंडली फार्मिंग प्रैक्टिसेस पूछा जा सकता है ये, ठीक है, होगा। Bullet train inaugural run to cover 100 kilometer between Surat and Vapi in August 2027. So, our India वो भी बुलेट ट्रेन का बिगिनिंग हो रहा है विथ 100 किलोमीटर इनाग्रल राउंड, जो कि होगा अगस्त 27 में। और ये फर्स्ट ऑपरेशनल स्ट्रेट जो आपका इंडिया से अहमदाबाद तक जाएगा, ठीक है। और द फर्स्ट ऑपरेशनल स्ट्रेट वो जो आपका मुंबई और अहमदाबाद से गया है, और अभी जो है दूसरा है सूरत और वापी 100 किलोमीटर वो जाएगा, पहले 50 था लेकिन अभी 100 किलोमीटर तक स्ट्रेच किया है। तो ये जो 508 किलोमीटर सिंकनसन बेस जो प्रोजेक्ट है आपका हाई बुलेट का प्रोजेक्ट विल कनेक्ट अहमदाबाद और मुंबई को कनेक्ट करेगा एट द स्पीड ऑफ 320 किलोमीटर पर आवर, जो जितना डिस्टेंस है उसको 1 घंटा 48 मिनट में ख़त्म करेगा, ठीक है। उसके बाद इसको एट द एंड ऑफ 2029 में ख़त्म करने का एक्सपेक्ट किया है, और ये जो प्रोजेक्ट का फाउंडेशन 2017 में ले किया है।
और प्रोजेक्ट इसलिए डिले हो रहा है बिकॉज ऑफ द लैंड एक्विजिशन एंड डिजाइन कॉम्प्लेक्सिटी। एक्सक्यूज मी। सो ये हाई स्पीड रेल टेक्नोलॉजी, इसको सिंकनसेन मॉडल बोलता है। और ये सिंकनसेन मॉडल कहाँ से लिया है? जापान का कंसेप्ट से लिया है। ये एक हाई सेफ्टी, जीरो फैटेलिटी रिकॉर्ड एंड प्रिसाइज ऑपरेशनल सिस्टम होगा, ठीक है। साथ ही साथ वो इंडिया का एक डेडिकेटेड हाई स्पीड ट्रैक, सिस्मिक प्रोटेक्शन एंड एडवांस सिग्नलिंग सिस्टम होगा अंडर द सिंकनसेन मॉडल। नाउ रिमेंबर, ये मॉडल को आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है, बुलेट ट्रेन का मॉडल किसके अंदर में है, ठीक है। तो यहाँ में जो आपका मेक इन इंडिया के कंसेप्ट के अंदर में की पॉइंट्स के अंदर में ये आता है ना। और लोकल, यहाँ में बहुत सा लोकल मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट्स भी इंक्लूडेड है, ठीक है। उसके अलावा ये जो इंडिया का जो टेक्नोलॉजी है उसको एक बहुत ही एडवांस स्टेज में लेके जाता है, होगा। सो एग्ज़ाम में प्रीलिम्स में ज़्यादा इसका इम्पैक्ट दिखाई देगा कि प्रीलिम्स में जो कितना किलोमीटर है ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है ना। कहाँ से कहाँ तक है ये क्वेश्चन दूसरा आपको पूछा जा सकता है। उसके अलावा कौन सा मतलब प्रोजेक्ट का जो मेन मॉडल है ना, यहाँ में आप जैसे देख सकता है जो मॉडल है आपका, वो मॉडल को पूछा जा सकता है। यहाँ नहीं, आपका दूसरा स्लाइड में है ना, सिंकनसेन जो मॉडल है उसको पूछा जा सकता है। हाई स्पीड रेल टेक्नोलॉजी को क्या बोलता है, लाइक दिस, ओके। Next says zero tolerance, no whitewashing. Jayशंकर on terrorism at Shanghai Cooperation meeting in रशिया। तो सबसे पहले आवर एक्सटर्नल मिनिस्टर जयशंकर, ही हैज कॉल अपॉन कि टेररिज्म के लिए कोई टॉलरेंस नहीं होगा और कोई वाइट वॉशिंग, कोई प्रोटेक्शन नहीं होगा। और साथ ही साथ उन्होंने पुश किया है फॉर सांघाई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को कि एक रिफॉर्मेशन और एडेप्टेबिलिटी लाए, ताकि जितना भी आपका क्लाइमेट चेंज हो, पेंडेमिक्स हो, साइबर अटैक्स, ऑर्गेनाइज क्राइम एंड ड्रग ट्रैफिकिंग, उसके अगेंस्ट में वो एक बहुत ही फ्लेक्सिबल, मतलब बहुत ही रिफॉर्म ओरिएंटेड अडेप्ट कर सके, ठीक है। सो साथ ही साथ उसका इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन और कनेक्टिविटी के बारे में उन्होंने कहा है ना। सो एक जीरो टॉलरेंस पॉलिसी मतलब कंप्लीटली ये टेररिज्म को जस्टिफाई कभी नहीं करेगा, है ना। उसके बाद आपका जितना भी संघाई कॉरपोरेशन है वहाँ में एक लो बाइंडिंग रिफॉर्मेशन लाने के लिए उन्होंने कहा है, ठीक है। सो एग्जाम में रिमेंबर, आपका संघाई ऑपरेशन कब हुआ है वो इम्पोर्टेंट है। और वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को कैसे टैकल करता है ना, रीजनल सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन, ये जितना टॉपिक्स यहाँ लिखा है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो एग्जाम में पूछा जाता है ना। मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी, ये तो पूछा जाता है, ठीक है। रीजनल सिक्योरिटी एंड काउंटर टेररिज्म, ये तो आपका इस बार का मेंस का पेपर में भी आया था, ठीक है। तो आपको इसको पढ़ना होता है ये लोग को, ठीक है। Sania Nehwal, Peter Gate to headline Legends Vision Legacy Tour India. So Sania Nehwal and Peter Gate, they will lead the Legends Vision Legacy Tour in India. So Sania Nehwal तो हम लोग का इंडियन बैडमिंटन स्टार है ना। एंड पीटर लेग ये डेनिस का लेजेंडरी स्टार है। तो वो लोग जो लेजेंड्स विजन लेगेसी टूर इंडिया न्यू दिल्ली से स्टार्ट कर रहा है फ्रॉम 23 to 24 नवंबर। और यहाँ में जितना हो सकेगा वो बैडमिंटन को अमॉन्ग द यूथ एंगेजमेंट एंड कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम रखेगा, ठीक है। सो यहाँ में बहुत सा जूनियर सेशन, इंटरेक्टिव सेशन रखेगा, ठीक है, जहाँ में लेजेंड्स जो आपका बैडमिंटन से बिलोंग करता है उसके बारे में बताया जाएगा। और ये एक ऐसे प्रोग्राम है जो इंडिया का ग्रासरूट बैडमिंटन इकोसिस्टम को और भी स्ट्रेंथन करेगा, ठीक है। तो यहाँ में बहुत सा इम्पोर्टेंट, जैसे कि आपका ये जो स्पोर्ट्स है बैडमिंटन, वो किस तरह से यूथ का पब्लिक, मतलब यूथ को किस तरह से ग्रास रूट लेवल में डेवलप कर सकता है सच ऑर्गेनाइजेशन। साथ ही साथ हाई परफॉर्मेंस सिस्टम के बारे में, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उसका क्या रोल है, ठीक है। और उसके बाद उससे रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो एथिकल स्टैंडर्ड्स और एंटी डोपिंग कॉम्प्लेंसी है उसके बारे में, ठीक है। साथ ही साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो होता है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है इस तरह का स्पोर्ट्स इवेंट को मेंटेन करने के लिए, है ना, आगे ले जाने के लिए, ठीक है। और क्या क्या रिफॉर्मेशन जरूरी है इस तरह का एसोसिएशंस में, ऐसा ये सब आपको देखना होगा, ठीक है। और साथ ही साथ खेलो इंडिया का जो कंसेप्ट है कब से स्टार्ट हुआ है ना। खेलो इंडिया जो क्या मतलब प्लेस कर, इंडिया को कौन सा लेवल में प्लेस करता है ना। और किस तरह से ग्रास रूट लेवल में इंडिया का जो ग्रोथ हो रहा है स्पोर्ट्स को लेके उसके बारे में बताया था, ठीक है। साथ ही साथ फ्रॉम ओलंपिक व्यूज ऑल्सो, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी जो होता है ना, इंडियन एसोसिएशन कमिटी, वो कहाँ है, हेड सेंटर कहाँ है,
सॉरी, हेडक्वार्टर कहाँ है, कब स्टैब्लिश हुआ, ये सब एग्जाम का प्रीलिम्स फॉर्म में भी आता है। ठीक है। ये वही है खेलो इंडिया जो किस तरह से ग्रास रूट टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कर रहा है ना। वो लोग का सेंटर कहाँ है, कब से स्टार्ट हुआ है, अभी प्रेजेंटली कौन सा स्टेट खेल रहा है, ये सब आपको एग्जाम के लिए देखना हो। India's air rifle mixed team wins gold and bronze at the Flympics। ठीक है। रिसेंटली इंडिया का बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस एट 25 दी फ्लैम्बिक्स में देखने को मिला है, जहां में इंडिया का जो शूटर्स है 10 मीटर एयरफील्ड मिक्स में एक गोल्ड एंड ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। ठीक है। और ये पेयर है आपका धनुष श्रीकांत एंड माहित सांधु, और दूसरा है आपका मुर्ताज वानी एंड कोमल मिलिंद वाघमारे। ठीक है। इसके अलावा आपका बहुत सा मैचेस, अभी रिसेंटली शूटिंग मैचेस में इंडिया का बहुत सा कंट्रीब्यूशन रहा है, विनिंग कंट्रीब्यूशन। ठीक है। और यहाँ में ये जो धनुष जो है जो गोल्ड मिला है, ये इसका ये मैच में धनुष का जो सेकेंड गोल्ड है ये गेम में। ठीक है। उसके अलावा ये जो आपका जो हाई कॉम्पिटिटिव लेवल जो इंडिया में हो रहा है स्पोर्ट्स से लेके, वो मेडल को मतलब वो अचीवमेंट्स को दिखा रहा है। साथ ही साथ ये जो मैच है यहाँ में इंडिया जो टोटल 9 मेडल्स सो फार वो जीत जीत पाया है। अबाउट द 25th द फ्लैम मिक्स का जो मैच है, ये एक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अंदर में इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है। और यहाँ में ये इसका 25th एडिशन है। और ये जो मैच है यहाँ में जो आपका जो फिजिकली जो चैलेंज होता है डेफ कम्युनिटी, उसके लिए ये मैच को रखा जाता है। ठीक है। और ये एक इंक्लूसिव ग्रोथ को शो करता है, होगा पारा स्पोर्ट एक्सेलेंसी जो होता है उसको शो करता है। ठीक है। ये जो अदर जो पीपल है, आपका जो फिजिकली चैलेंज पीपल को एक अपॉर्चुनिटी देता है, एक प्लेटफॉर्म देता है उसको सोशल एम्पावरमेंट के लिए, है ना। डिसेबिलिटी को वो किस तरह से अपना गिफ्ट बना के वो आगे जा सकते हैं। साथ ही साथ रिकग्नाइजेशन ऑफ पारा एथलेटिक्स, ये सब भी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है। सो आपका जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अगर ये सब तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर में है, ये आपका 1984 में इस्ताब्लिश हुआ है। ये डेट को याद रखो, कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है। और यहाँ में बहुत सा खेलो इंडिया हो गया, टारगेट ओलंपिक पोडियम हो गया, कम एंड प्ले स्कीम, ये सब आपका स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर में होता है। ओके। उसके अलावा आपका पारा ओलंपिक कम्युनिटी फॉर द पारा मतलब आपका जो फिजिकली चैलेंज के लिए जो किया जाता है, ये आपका 1992 में ऑर्गेनाइज किया गया था, इस्ताब्लिश किया गया था। ठीक है। यहाँ में पर्सन विद डिसेबिलिटीज को अपॉर्चुनिटी दिया जाता है, वो लोग का एक एम्पावरमेंट के लिए इन द स्पोर्ट्स लाइन के बारे में होगा। एग्जाम में आपको हम जैसे बताया है, ये जो गवर्नमेंट स्कीम्स होता है स्पेशली फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें क्या रिफॉर्मेशन चाहिए, उसका प्रेजेंट स्टेटस क्या है, ये सब, और उससे इंडिया का जो इंक्लूसिव स्पोर्ट्स होता है वो कैसे प्रोमोट करता है, वो सब क्वेश्चन आपको देखना होगा। ऑल इन द नेम ऑफ फेथ। ऑल इन द नेम ऑफ फेथ जो रिसेंटली आपका जो बिहार इलेक्शन हुआ है, वो एक सेकुलरिज्म डेमोक्रेसी को ट्रेड किया गया है अकॉर्डिंग, है ना। वहाँ में एक राइजिंग पॉलिटिकलाइजेशन ऑफ रिलीजन एंड वोट बैंक डायनेमिक्स देखने को मिला है, और वो आगे जाके आपका डेमोक्रेटिक का जो नॉर्म्स एंड सेकुलर फ्रेमवर्क है उसको वो कर्टेल करता है। ठीक है। बहुत ज़रूरी है एक डी पोलिटिकलाइजेशन ऑफ फेथ एंड एथिकल गवर्नेंस बनाया जाए, ताकि आगे जाके कम्युनियल जो प्रॉब्लम होता है, रेटोरिक बोलते हैं, वो उसको कंट्रोल करना है ना। यहाँ में आपको ये याद रखना है, आपका जो फिलोसॉफीज ऑफ द कार्ल मैक्स एंड फेडरिक ईगल्स जो दिया है, जो बोल रहा है, जो एडवोकेट करता है फॉर द क्लासलेस स्टेटलेस मनीलेस सोसाइटी, है ना ये। और साथ ही साथ जो रिलीजन को जो पॉलिटिक्स में घुसा रहा है, वो चीज़ को आपको थोड़ा सा फ्रॉम द जीएस पेपर 4 के परस्पेक्टिव से आपको थोड़ा सा देखना होगा। ठीक है। सेकुलरिज्म, है ना, सेकुलरिज्म तो ऐसा कंसेप्ट है, और इंडिया खुद एक सेकुलर है जहाँ में एवरी रिलीजन को इक्वल बराबर मानता है, और स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है। लेकिन इन ट्रू सेंस इन द रिसेंट इलेक्शन क्या सेकुलरिज्म मेंटेन हुआ है ना। साथ ही साथ डी लिंक पॉलिटिक्स फ्रॉम द रिलीजन, ये कंसेप्ट इंडिया में क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और पॉलिटिकल पोलराइजेशन, यहाँ में जितना हो सकेगा वोट बैंक का कंसेप्ट जो रिलीजन के बेस में लाता है, कास्ट बेस में लाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है जीएस पेपर 2 में। ठीक है।
उसके बाद जैसे वो आपको बताया है, सेकुलरिज्म, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, दिस आर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। साथ ही साथ वोट बैंक पॉलिटिक्स, कम्युनल रेटोरिक, ये सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। रीजनलिज्म इन द नेगेटिव कंसेप्ट जो होता है ना, कम्युनलिज्म, ये सब आपका एग्जाम का फॉर्म में बहुत ज़रूरी है। ईच टर्मोलॉजी को आप डिटेल में पढ़ना है एग्जाम के लिए। सो नेक्स्ट है थॉट ऑफ द डे। Education is the fuel that ignites the fire within us, propelling us forward with the strength and knowledge to overcome any obstacle that stand in our way. David Wilson. It's very true. एडुकेशन वो ऑयल है जो हम लोग के बीच में हम लोग को परफेक्शन करने देता है ना। सो नेक्स्ट जो है एमसीक्यू, एक्सरसाइज सामंजस्य रिसेंटली इन द न्यूज इज रिलेटेड टू सी। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। ये आपका सिविल मिलिट्री प्रिपेयरनेस एंड कोऑर्डिनेशन है ना। सेकेंड क्वेश्चन, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 प्रोवाइड्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्शन, है ना। तो कौन सा प्रोटेक्शन है ना सर, प्रोटेक्शन ऑर्डर, ठीक है। दूसरा है आपका मॉनिटरी रिलीफ भी देता है, राइट टू रेसिडेंस भी देता है। सो आपका ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए। ओके, मैंडेटरी इम्प्रिजमेंट ये तो जरूरी नहीं है, ये तो बेस्ड ऑन द केसेस होता है, होगा। अंडर द पीएम किसान स्कीम ईच एलिजिबल फार्मर्स कैन रिसीव ऑलमोस्ट 6,000 एनुअली इन 3 इंस्टॉलमेंट। इस तरह का क्वेश्चन आपका सिविल सर्विस में आ चुका है, ठीक है। उसके बाद इंडियाज फर्स्ट बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट इज बीइंग डेवलप ऑन विच मॉडल। देखो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है न्यूज से। तो ये आपका शिंकानसेन मॉडल पे है ना, जापान का मॉडल। Shanghai Cooperation Organization was found in 2000, होगा factual question. India's stand at the recent Shanghai Cooperation meeting emphasizes zero tolerance towards terrorism, है ना। Question number 7, the Legends Vision Legacy Tour India is associated with which sport? बैडमिंटन, है ना। आपका जो इंडिया का सेना नेहवाल इसको शुरू कर रहा है, ठीक है। NSS National Service Scheme primarily aims to channel youth energy into community service, obviously, ठीक है। The 25th DFLMIX mentioned in the news is associated with, ये जो आपका हियरिंग इम्पेयरमेंट के साथ है, वो लोग का जो मैचेस है स्पोर्ट्स अथॉरिटी रखता है, ठीक है, शूटिंग वाला। अंडर द पोस्ट एक्ट 2013 एवरी वर्क प्लेस मस्ट हैव एन इंटरनल कम्युनिटी, है ना। ये आपका विसाखा गाइडलाइंस के बेस में है, रिमेंबर, ठीक है। उसके बाद थैंक यू। सो सच एमसीक्यूज आप पढ़ते रहिए और ये न्यूज़ को सपोर्ट करते रहिए, जो हम लोग के लिए भी एंकरेजमेंट मिलेगा, ठीक है। सो आई होप आपको आज का न्यूज़ समझ में आया है। एंड थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।